तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल जयसवाल एंड यू आर वाचिंग जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि काफी सारे बच्चों का एक ही सवाल आ रहा था कि सर स्ट्रैटेजी वीडियो कब दे रहे हो। तो यार आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूं एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो। जी हां, 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हां दोस्तों, काफी सारे ऐसे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होंगे जिनके मन में काफी दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा होगा कि सर अभी मिड टर्म एग्जाम्स तो हमारे खत्म हो गए, दिवाली वैकेशंस भी कंप्लीट हो गए, तो अरे यार अभी तो हमें वापस से अपनी पढ़ाई पे आ जाना पड़ेगा, वापस से हमें एकदम जी तोड़ करके मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो जाके सफलता प्राप्त मिलेगी ना। तो देखो, ये जो चीज है ना, ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों के मन में चल रहा होगा, और आप भी उन सभी में से एक हो ना। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना और उसको एकदम ईमानदारी से फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आज के वीडियो में कई सारे ऐसे मिथ जो आपके मन में चल रहे होंगे रिगार्डिंग द स्टडीज एंड रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एग्जाम्स, ये सभी मिथ को आज मैं क्लियर करूंगा। बहुत सारे जो तकलीफें आपके मन में चल रही होगी, स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, प्लानिंग तो बहुत बना लिया, स्ट्रैटेजी तो बहुत देख लिया, लेकिन फिर भी उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो ये सभी दुविधाएं आज आपको इस वीडियो के अंदर से क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखना, एंड तक देखना, बहुत सारी चीजें तभी आपको समझ में आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले मेरे प्यारे 11th स्टैंडर्ड के बच्चे, साइंस स्ट्रीम के बच्चे, आप लोग ध्यान से सुनना। देखो, आप लोग का ना जो ये 11th स्टैंडर्ड होता है ना, वो 10th स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग होता है। पहले तो ये अपने बोलते हैं ना, एक मूवी का डायलॉग था कि पहले आपको सीखना छोड़ना होगा, पहले भूलना सीखना होगा। तो ये पहले भूलना सीख जाओ कि अभी आप 10वीं में नहीं हो, अभी आप 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो। एंड 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो आपका 10वीं होता है उसका जो सिलेबस जो होता है ना, वो इतनु सा होता है, इतनु सा। अगर आप देखोगे ना, आपके पास इतनी पोटेंशियल है ना कि आप 10वीं का सिलेबस मात्र 1 महीने में पढ़ के खत्म कर सकते हो। लेकिन 11th ऐसा नहीं है। 11th में एक एक चैप्टर्स इतने बड़े बड़े हैं, चाहे मैं फिजिक्स की बात कर लूं, केमिस्ट्री की बात कर लूं, इवन बायोलॉजी की बात कर लूं, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है। मैथ्स की अगर मैं बात कर लूं कि आपको उस पूरे चैप्टर को प्रॉपर कंप्लीट करने में एटलीस्ट एक एक चैप्टर को 10-10, 15-15 दिन लग जाएंगे। तो सोचो, 1 महीने में तो आपका पूरा सिलेबस होने से रहा। लेकिन 10वीं का सिलेबस छोटा था। हम 10वीं में जब होते हैं तो हमें एक आदत होता है कि यार चलो फटाफट तरीके से लास्ट में 1-1.5 महीना पढ़ लिया, आराम से 80-85% आ जाते थे। लेकिन भैया 11th स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं होता। 11th स्टैंडर्ड में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, एकदम जोरों से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उतना अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। और एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, कि दोनों का बैलेंस बना के चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, लास्ट के 1 महीने में एकदम दबा के जो भी नोट्स उनको मिला होता है रट्टा मार लेते हैं, एग्जाम में लिख कर आते हैं और फिर भी 60-70% स्कोर कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मार्क्स भले ही वो जस्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर टैलेंट बहुत होता है। मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा है, पर्सनली मैं जानता हूं कुछ बच्चों को जिनका परसेंटेज 60-70 से ज्यादा नहीं आया, लेकिन फिर अगर मैं उनको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर डिटेल्स एंड कंसेप्ट के बारे में पूछूंगा, तो दे कैन इलाबोरेट एंड दे कैन एक्सप्लेन मी इन सच ए वे कि मैं भी बोलूंगा कि यार ये बंदे के पास नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन उसके मार्क्स उस के टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करते। तो ऐसे भी होते हैं। तो ये आप लोग को अपना प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज कर लेना, बाकी डिटेल्स आप चेकआउट कर लेना। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन का क्या है, देखिए दिसंबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, आप 1.25 1.5 की स्पीड से इस वीडियो को देख सकते हो, वैसे भी बहुत फास्ट बोलता हूं मैं, ठीक है। तो दिसंबर स्टार्ट हो चुका है। आज का जो तारीख शायद आपको जो मिल रहा होगा वीडियो जिस दिन, वो होगा दिसंबर 16। और कुछ ही टाइम के बाद आप लोग के जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट नहीं, सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी घबराए हुए हैं कि सर यार सेकंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, अभी तो यार हमने एडमिशन लिया था, मिड टर्म एग्जाम खत्म हुआ, देखते देखते सेकंड यूनिट टेस्ट आ गया, तो क्या करें। देखो, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं आपका मिड टर्म एग्जाम कैसा गया, क्योंकि देखो मैं आप लोगों के लिए दबा के मेहनत कर रहा हूं इस चैनल जेआर कॉलेज पे। जैसा कि आप जानते होंगे, जेआर ट्यूटोरियल्स पे ऑलरेडी हमने एस्टैब्लिश किया था 11th एंड 12th को, लेकिन फिर सेपरेट कर दिया चैनल और जेआर कॉलेज को इस तरीके से बिल्डअप किया है कि सिर्फ और सिर्फ 11th एंड 12th के कंटेंट आएंगे, ताकि आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो 7th 8th 9th 10th के स्टूडेंट से। इसलिए आप सेपरेट तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। डिटेल वीडियोस प्रेजेंट है, सभी टाइप के लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है, आप चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आपके लिए पूरे चैप्टर बाय चैप्टर वीडियोस प्रेजेंट है। अब आप जब मुझे बताओगे मिड टर्म एग्जाम्स, तो आपके हिसाब से मैं और ज्यादा डिटेल वीडियो बना सकता हूं कि यार ये बच्चे को ये तकलीफ है, ये बच्चे को ये तकलीफ है, एंड व्हाई यू आर गेटिंग सो मच लेस मार्क्स। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड वेरी गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स इन देयर मिड टर्म एग्जाम्स, एंड सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे कमेंट एंड मैसेज किया है इंस्टाग्राम पे एंड हमारे यूट्यूब सेक्शन के कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फटाफट से, ठीक है। अब देखो 11th स्टैंडर्ड को जैसे मैंने बोला लाइटली बिल्कुल मत लेना, क्योंकि बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा 10वीं से डिफरेंट है। आपका 10वीं का सिलेबस छोटा था, लेकिन 11th बहुत बड़ा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए
वो आपके सिलेबस कंप्लीशन पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो सोच है वो बड़ा है, जैसे कि आप जेडब्ल्यू टारगेट कर रहे हो, जैसे कि आप सीडी टारगेट कर रहे हो अपकमिंग ईयर में, क्योंकि अभी आप 11th में हो, 3 महीने 4 महीने के बाद 11th खत्म हो जाएगा, 12th देखते ही देखते स्टार्ट हो जाएगा और आपके अंदर एक प्रेशर आ जाएगा कि वेदर आई वांट टू बिकम प्रॉपर इंजीनियर बाय डूइंग आईआईटी, बाय क्रैकिंग आईआईटी। तो उसके लिए आपको जेई या फिर अच्छे कॉलेज में जाना है तो सीईटी महाराष्ट्र लेवल पे तो आपको स्कोर करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स, और उसके लिए एक बच्चे के अंदर प्रेशर आ जाता है एंड टू एंड। तो वो प्रेशर आपको कैसा लग रहा है या फिर कैसा आप उसको टैकल करोगे यार, ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है अभी से। क्योंकि अगर अभी से आप लाइटली लोगे, क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं एक ऐसा बच्चा हूं जिसने 11th स्टैंडर्ड वेस्ट किया, प्रॉपर बोल रहा हूं 11th स्टैंडर्ड मैंने वेस्ट किया। लास्ट में मुझे 2 महीने पहले रियलाइज हुआ कि यार पढ़ना चाहिए, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एंड फिर भी मैंने 71% स्कोर किया था। आई वाज टॉपर इन द माय डिवीजन 11th स्टैंडर्ड के अंदर। 12th में भी मैं ही टॉपर था मेरे डिवीजन का। लेकिन आप लोग के साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि यार 10th स्टैंडर्ड में जब 11th स्टैंडर्ड में आते तो हमको लगता है यार चलो यार अभी तो जिंदगी जीने के दिन है, एंजॉयमेंट कर लेते हैं, कॉलेज लाइफ है। जूनियर कॉलेज में आ गए ना आप 11th स्टैंडर्ड में, तो कॉलेज लाइफ है, गर्ल्स है, बॉयज हैं, दे आर टॉकिंग विद ईच अदर, अंदर से एक बोलते हैं ना हार्मोनल चेंजेस एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। मुझे पता है यार, मैं भी उस फेज उस एज से गुजरा हूं ना, है कि नहीं। मेरी उम्र को ऐसा 40-60 साल का तो हो नहीं गया हूं कि मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं भी यार 28 साल का हूं अभी, और जस्ट 10 साल पहले की बात अगर मैं बात करूं तो मैं 12वीं में होऊंगा। 10 साल पहले की बात अगर मैं बोलूं, 9 या 10 साल पहले, तो ये चीज मैं फेस कर सकता हूं। आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ योर जो आपका एज अभी चल रहा है। तो चलो और फास्ट करेंगे। देखो सबसे पहले अपने आप पे कमिटमेंट रखना है। अगर आप सोच लोगे कि भैया मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तो सच में कुछ नहीं हो सकता। अपने आप पे भरोसा रखो एंड डेफिनेटली आप मेहनत करोगे, चेंजेस आएगा। चलिए फटाफट से जाएंगे जो हमारा मेन स्ट्रैटेजी। देखो 11th स्टैंडर्ड आप लोग का 2 फेज है अभी, यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम। यूनिट टेस्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, लगभग अगर हम बात करें यूनिट टेस्ट का जो आपका टाइम होता है वो लगभग आपका जनवरी के आसपास आ जाता है, और जो फाइनल एग्जाम होता है वो मार्च के आसपास आ जाता है। दोनों की बात करूंगा धीरे धीरे से, लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि आप सबसे पहले अपना टारगेट बना के चलो। जैसे कि मैंने कोई टारगेट नहीं बनाया था, लेकिन लास्ट में 1-1.5 महीना पढ़ लिया और फाइनल एग्जाम में मैंने 71% स्कोर कर लिया था। लेकिन क्या सिर्फ 71% से आप खुश हो जाएंगे? क्या 60% से आप खुश हो जाएंगे? नहीं ना। तो यार आपको अपना टारगेट देखो, अपने आप को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि यार वेदर आप कितने पानी में हो, जैसे बोलते हैं ना कि, और कभी भी 2 पैर आपका 2 अलग अलग नाव पे नहीं होना चाहिए, आपका एक ही डायरेक्शन में मेहनत होना चाहिए, नहीं तो डिवाइड हो जाता है मेहनत और फिर पता नहीं चलता है कि लाइफ में हो क्या रहा है। तो आपको अगर स्कोर करना है अच्छे मार्क्स, तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के पीछे लग जाओ, 80-90% इजीली आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप टारगेट करोगे यूनिट टेस्ट। अभी बहुत सारे बच्चों का डिमांड आता है कि सर यूनिट टेस्ट हम लोग का आ रहा है तो कुछ बताओ हम लोग को क्या करें क्या नहीं करें। देखो यार हम मेहनत कर रहे हैं, सिलेबस तो आप लोग को दे रहे हैं, टाइम टू टाइम जितना हो सके मेहनत करके आपको सिलेबस अपलोड करके दे रहे हैं। और जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे 11th स्टैंडर्ड के आपको साइंस डिपार्टमेंट के वीडियोस देखने मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। मतलब वीडियोस एंड पढ़ाई वाली चीजों की कमी नहीं है। बात है स्ट्रैटेजी की, बात है कॉन्फिडेंस बूस्टअप की, तो वो चीज मैं करके दे रहा हूं यार। तो सबसे पहले अपने चैप्टर्स को जानो कि आपके चैप्टर्स कितने आने वाले। आस्क योर टीचर्स की यार टीचर्स बताओ मुझे कितने कितने चैप्टर्स आने वाले। तो देखो दिसंबर 15 दिन बचे हुए हैं। अगर आज 16 तारीख की बात करूं तो टोटल 15 दिन बचे हुए हैं दिसंबर में, और जनवरी में 15 दिन मैं पकड़ के चल रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपका लगभग 15-16 के आसपास से आपका जो सेकंड यूनिट टेस्ट है वो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना दिन है आपके पास? 30 डेज आर विद यू, एंड 30 डेज में ही जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, मैं मान के चल रहा हूं कि सब में 4-4 चैप्टर आ रहे हैं, मतलब 16 चैप्टर बचे हुए हैं। तो यार 30 दिन है, 16 चैप्टर है, मतलब लगभग अगर आप देखोगे तो 1.8 या 1.9 के आसपास कुछ आ रहा होगा। मतलब हर दिन आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 2 चैप्टर पढ़ने हैं। हर दिन आपको क्या पढ़ने हैं? सॉरी, हर 2 दिन में 1 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। 2 डेज है आपके पास और हर 2 दिन में आपको 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, तब जाके 30 दिन में आपका कितना हो जाएगा? ये जो 16 चैप्टर, जो कि हो सकता है कम भी हो सकता है ज्यादा हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज, क्योंकि हर कॉलेज का 11th स्टैंडर्ड अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। ये चीज हो गया। अब आपको मैं बोलना चाहूंगा, देखो ये जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है मार्क्स स्कोर करने के लिए? वो होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा चीज होता है जो कि बच्चे इग्नोर करके चले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव से भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चाहे फिलिप्स हो गया, ऑड मैन आउट हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया, और ऐसे अनगिनत होते हैं ना, रिलेशन बिटवीन, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ऐसे कई सारी चीज होती है। तो ऑब्जेक्टिव पे तो आपको एकदम फोकस करके लेना है बच्चे, बिल्कुल मत छोड़ना। जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे, जो आपके टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं उसके पीछे के जितने भी आपको एमसीक्यूज दिख रहे हैं, ऑड मैन आउट दिख रहे हैं, या फिर ऑड मैन आउट तो चलो फिर भी 10वीं तक के लेवल के आते हैं, 11th स्टैंडर्ड में नहीं आते होंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जा रहे होंगे या फिर टेक्स्ट बुक के पीछे वाले होंगे, उसको अच्छे से लर्न करके लेना। यहां पे आपका एक बेस क्रिएट हो जाएगा। उसके अलावा जो चीजें होती है, जैसे क्वेश्चन आंसर्स की बात करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, खासकर केमिस्ट्री में कुछ ऐसे डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केल, अनकील, अल्काइन हो गया, ऐसे कई सारे और होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप समझ जाओगे जब आप अपने टेक्स्ट बुक्स खोलोगे, जब अपने नोट्स खोलोगे, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझ में आएगा कि यार ये डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गिव रीजंस हो गए, डिस्टिंग्विश बिटवीन हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए। ये 3 ऐसे कैटेगरी है जो आपके 2-2 मार्क्स वाले जो चीजें होती है, क्वेश्चंस होते हैं, उसको कवर करके चलते हैं। तो यार उसको अच्छे से स्कोर करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर बच्चा आउट ऑफ मार्क्स निकालेगा, लेकिन हर बच्चा कोशिश करेगा तो एटलीस्ट वो 70-80% मार्क्स निकाल सकता है, और कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा।
क्योंकि अगर वो मेहनत कर रहा है तो डेफिनेटली उसको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो और वही चीज मैं आपको थोड़ा सा और इलाबोरेट करके बता रहा हूं। डिस्क्राइब हो गया, डायग्राम्स हमारे ऊपर वाले कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। न्यूमेरिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे चैप्टर्स है फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, उसमें कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स है। तो जैसे जब मैं पढ़ाता था आपको, जब लेक्चर्स वीडियो आपने हमारे देख रहे होंगे या फिर आपने देखा होगा, तो हमने आपको उसी टाइम पे बताया कि अच्छा ये चैप्टर का ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को जितना हो सके करो, और बहुत गिने चुने चैप्टर्स में न्यूमेरिकल 11th स्टैंडर्ड में देखने मिल जाएंगे। 11th में ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है एज कंपेयर टू 12th, ठीक है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रैटेजी बिल्डअप कैसे करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपना टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल क्या होता है भाई? टाइम टेबल ये होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आपको पता ही नहीं है, सुबह उठ रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या आज पूरे दिन में, तो यार टाइम वेस्ट हो रहा है ना। मान लो कि मैं 7 बजे उठ रहा हूं, सुबह सो के 7 बजे उठ रहा हूं, और मैं 7 बजे उठने के बाद मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं क्या करना है आज भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन जैसे सुबह आप उठ रहे हो 7 जैसे ही बजा, आपका दिमाग ओपन हुआ, मतलब आईज ओपन हुई, दिमाग खुला, और आप बोलोगे अच्छा आज मेरा ये सब्जेक्ट है, आज मेरे को इतने से इतना पढ़ना है। तो मेक योर ओन टाइम टेबल एंड फॉलो द 3 डे स्ट्रैटेजी। 3 डे रूल आप फॉलो कर सकते हो। 3 डे रूल मतलब मान लो मंडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन लगातार फिजिक्स पढ़ लो, फिर उसके अगले 3 दिन लगातार मैथ्स पढ़ लो, फिर उसके 3 दिन लगातार केमिस्ट्री पढ़ लो। ये 3 डे रूल, 4 डे रूल में 5 डे रूल, ऐसे अलग अलग रूल्स मैं फॉलो करता था, ताकि 3 दिन लगातार एक सब्जेक्ट जब होगा तो उसी का पूरा दुनिया चलेगा हमारे दिमाग में। मेरे को तो रात को जब सोचता था ना, बेड पे आने के बाद तुरंत नींद नहीं आती, 10-5 मिनट लगता है आने में, नींद आने में, तो उसके पहले ना वो रात में घूमता था, फिजिक्स का न्यूमेरिकल घूम रहा है, फिजिक्स का थियरी। तो अगर समझ लो ये सब चीजें रात को सोने के समय आपके दिमाग में घूम रही है और सुबह उठने के बाद भी घूम रही है, तो समझ जाना कि सही रास्ते पे चल चुके हो। और अगर कुछ और चल रहा है ना दिमाग में ठीक है ना, XYZ% चल रहा है, लड़की लड़का जो भी हो यार, मैं ऑब्वियसली आप समझ जाते हो, हार्मोन आते हैं इस एज में, ऑब्वियसली हिट करता है हार्मोन, तो ये सब चीज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यार मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बर्बादी पे राह पे चल चुके हो, लेकिन बर्बादी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक पर्टिकुलर जोन में डाल रहे हो, और वो जोन जो है आपको शायद एक टाइम के बाद नीचे लेकर आ जाएगा और लाइफ में उठने नहीं देगा। तो वो आपको सोचना है कि आपके रात को सोने के समय क्या चल रहा है, पढ़ाई की चीजें चल रही है या फिर कुछ और चल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। वीडियोस देखो जितना हो सके, कंसेप्ट क्लियर होगा आपको, जितना हो सके वीडियोस देखो, साइंस मैथ्स माफ करना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो, जितना हो सके पढ़ोगे आप, कंसेप्ट क्लियर करोगे, आप खुद का नोट्स खुद बनाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे बोलते हैं सर नोट्स दे दो, यार जितना हो सके हम लोग आपको यहाँ पे जब पढ़ाते हैं तो लिखा के देते हैं। आपके कॉलेज में आप जब पढ़ रहे होंगे वहां पे भी आपको नोट्स जो लिखाया जाता है ना, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट मत रहना। मैं आपको अगेन एक चीज बोलता हूं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नोट्स में देना, डिक्टेट करना इज वेरी मच प्रैक्टिकली इंपॉसिबल, बिकॉज इफ आई एम टीचिंग, मैं कुछ चीज टीच कर रहा हूं, तो मैं 100 का 100% तो बोर्ड पे लिख नहीं सकता ना, तो नोट्स 100% तो बनेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि जब आप वीडियोस देख रहे हो, आप मान लो कि जब वीडियोस देख के पढ़ाई कर रहे हो, तो जो जो चीज मैं एक एक चीज बोले जा रहा हूं, चाहे मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, चाहे वो प्रॉपर लिखी हुई चीजें हो, डेफिनेशन हो, या फिर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं और एट द टाइम मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बोल रहा हूं अपने एंड से, अपने नॉलेज से, तो वो चीज भी आपको नोट डाउन करना है। और इस तरीके से जब आप वो करोगे ना, एक हैबिट बन जाएगा, और आपका खुद का नोट्स खुद ही तैयार होने लगेगा। और जब खुद का नोट्स खुद तैयार कर लोगे और उसको 4 दिन के बाद भी मान लो लेके बैठ रहे हो और वही वीडियो लगा के बैठ रहे हो जिससे आपने देखा है, तो जब वीडियो आपका और नोट साथ में होगा ना, तो एक नेक्स्ट लेवल का कॉम्बिनेशन बन जाता है दोस्तों, और इतना बेहतरीन तरीके से समझेगा, अच्छा सर ने ये बोला था क्या, अच्छा आप समझ में आ गया। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा क्लियर करके देगी। और अगेन मैं हमारे बच्चों को यही चीज सिखाता हूं यार, कि जब आप पढ़ाई करने बैठो तो वीडियो जब आप देख रहे हो, तो वीडियोस के साथ साथ अपना खुद का जो नोट्स आपने बनाया होगा, चाहे वीडियो 2 बार देखना पड़े, 4 बार देखना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन जो नोट्स आपने बनाया था उसको साथ में बैठ के लिखो, ठीक है, साथ में बैठ के लिखो, साथ में बैठ के पढ़ो, तब आपका देखो कितना एफिशिएंट तरीके से आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। खुद ही रियलाइज करोगे ये चीज, मैं तो बोलूंगा ही नहीं, खुद ही रियलाइज करोगे, ठीक है। इंक्रीज योर स्टडी टाइम। अब आप बच्चे नहीं रहे, आप अब 10वीं में नहीं हो कि 1-1, 1.5 घंटा डेली पढ़ रहे हो, तो यार चलो यार मार्क्स आ जाएंगे 80%। 11th में हो, जैसे मैंने बोला बहुत बड़ा सिलेबस है, इससे भी बड़ा सिलेबस 12th में होगा। अभी से हैबिट डालोगे, अपना इंक्रीज करके चलो टाइम को, डेली का 2, 2.5, 3 घंटा जितना हो सके पढ़ाई पे फोकस करो, अगर आप उस लेवल का जाना चाहते हो तो। अच्छे फूड खाओ यार, ईट गुड फूड, जितना अच्छा खाना खाओगे उतना आपके लिए अच्छा है यार, क्योंकि यार देखो हमारा माइंड जो होता है, जितनी अच्छी चीजें डालोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जितनी नेगेटिव चीज डालोगे उतना खराब बिहेव करता है। एंड रेस्ट एंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ये तो आपको बेसिक चीजें मैंने बता दिया। अब 11th के फाइनल एग्जाम्स की तैयारी आपको करनी है। मान लो जैसे मैंने बताया कि यार आप यूनिट टेस्ट के लिए मैंने बताया कि 4-4 चैप्टर आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपने डिवाइड कर लिया, भाई हर 2 दिन पे एक चैप्टर आपको खत्म करना है, ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देना है, बाकी आंसर्स पे ध्यान देना है, ये सब चीज आपको पढ़ना है। लेकिन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि ये फाइनल, इसमें अच्छा स्कोर करोगे तो हो सकता है आपके बहुत अच्छे चांस बन जाएंगे अच्छी चीज लाने के लिए। तो 25 जनवरी को मान लो आपका यूनिट टेस्ट खत्म हो गया, सेकेंड यूनिट टेस्ट। अब 25 जनवरी से आपका अब नया फेज शुरू हो रहा है, जो कि होगा फाइनल एग्जाम्स की तैयारी का। और फाइनल एग्जाम जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है, उसके दिमाग में एक और चीज होता है कि यार अब 12वीं शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि यार जैसे 11th खत्म हो वैसे 12th चालू, मतलब छुट्टी ही नहीं मिलती है।
ऐसा होता है बीच में 15-20 दिन छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन छुट्टी नहीं मिलती है, तो एक प्रेशर अलग होता है। तो इसके लिए जितना हो सके आपका फाइनल एग्जाम अच्छा करो, ताकि जो कंसेप्ट रहेगा वो 12th में काम आए। तो जितना हो सके, देखो अगर मैं बात करूं 25 से लेकर मान लो 15 मार्च को आपका फाइनल एग्जाम शुरू हो रहा है, तो आपके पास कितने दिन बचे हैं? जनवरी में 6 दिन बचे हैं, फरवरी में 29 दिन का महीना है, और मार्च में 15 दिन है, क्योंकि 15-16 तारीख से मान लो कि आपका फाइनल एग्जाम शुरू हो रहा होगा। तो कुल मिलाकर कितने दिन बचे हैं? मात्र 50 दिन बचे हैं आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। कब से बचे हैं? जनवरी 25 तारीख से बचे हैं। मैं जब यूनिट टेस्ट आपका बीत जाएगा उसकी बात की बात कर रहा हूं, अभी इसके बीच में यूनिट टेस्ट भी आएगा, मैं दूर का भी प्लानिंग बता रहा हूं आपको। देखो ये स्ट्रैटेजी वीडियो इस प्रकार बनाया है कि दूर का प्लानिंग बता रहा हूं, ठीक है। तो यार टोटल सब्जेक्ट 5 है, मान लो 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी होंगे आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो भी होंगे, तो 5 से 6 सब्जेक्ट है। अगर मैं 50 को 5 से भी डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एक अप्रोक्सीमेशन फिगर में 10 आता है, ठीक है। मतलब हर सब्जेक्ट के पीछे मेरे को 10 दिन मिल रहे हैं, और 10 दिन क्या इनफ नहीं है कि आप पढ़ के कंप्लीट करो जो भी चैप्टर्स, मान लो पूरा सिलेबस तो आता नहीं 11th में, लेकिन फिर भी अगर 8 चैप्टर आ रहे हैं, 10 चैप्टर आ रहे हैं मान लो, तो इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर आपने पहले से ही उस चीज को पढ़ के रखा है, बहुत सारी चीजें कंसेप्ट को क्लियर करके रखा है। और इसीलिए मैं दोबारा बार बार बोलता हूं कि जब भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, या फिर जो भी जहां से भी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना, आपने ऑफलाइन से फॉलो कर रहे हो, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो इट इज वेरी गुड यार, ऑफलाइन पढ़ना भी बहुत जरूरी चीज है, ताकि तभी तो लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना भी इट इज नॉट गुड। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं भी हमेशा बच्चों को यही बोलता हूं कि ऑनलाइन आप जितना हो सके पढ़ो, लेकिन जितना हो सके मतलब एक पर्टिकुलर टाइम आप ऑफलाइन में भी दो, ताकि आप स्कूल जा रहे हो, मान लो क्लासेस जा रहे हो, जो भी जा रहे हो, ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट करो। नहीं तो इंसान पागल हो जाता है सिर्फ ऑनलाइन में रहेगा। तो मेरे साथ हुआ है यार, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फिजिक्स के कुछ टिप्स अगर मैं आपको दूं, फिजिक्स में थ्योरी भी होता है, सम भी होता है, डेरिवेशन भी होता है। थ्योरेटिकल चीज ज्यादा प्रेफर करो यार फिजिक्स में। फिजिक्स एक ऐसा चीज है जिसमें थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल के बेस पे जो डेरिवेशन का पार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। थ्योरेटिकल के बेस पे जो डेरिवेशन होता है, कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है, तो उसका डेरिवेशन जो है वो चीज कैसे आ रहा है, फॉर्मूला कैसे बन रहा है, उसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, ये चीज वीडियोस देखते टाइम ही अपने नोट्स में बनाते जाओ उसको। और जब आप नोट्स में बनाते जाओगे ना, तो आपका डबल ट्रेनिंग हो रहा है, डबल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केमिस्ट्री का भी वही सेम रूल है, थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स में आपको छोटे मोटे सम्स देखने मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में होता है बेसिक्स। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, अल्केन क्या होता है, अल्कीन्स क्या होता है, आपको पता ही नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, आपको पता ही नहीं है कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है, आपको पता ही नहीं है जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो क्या होता है, ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप बेसिक सीख के चलोगे ना, तो चलो मार्क्स तो चलो अच्छे आएंगे अगर आपने अच्छा पढ़ाई किया होगा, लेकिन ये चीज आपको 12th में काम आएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे 12वीं में आ जाते हैं, उसको पता ही नहीं होता रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, उनको पता नहीं अल्केन अल्कीन अल्काइन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। बच्चा के पूछते हैं सर हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, भाई मैं कैसे बताऊं, ये तो आपने 10वीं और 11वीं में पढ़ना चाहिए था आप लोग को, जब हम पढ़ा रहे थे तब क्यों नहीं ध्यान दिया। जब आप ध्यान नहीं दोगे तो यार आपको तो यही लगेगा ना कि यार मेरे को कुछ नहीं आता। तो यही मैं आपको बोलता हूं यार, 11वीं में इस प्रकार से पढ़ लेना कि 12वीं में ऐसा दिन देखने का नौबत ना है कि आप पूछो छोटी छोटी चीजें जाके कि यार ये कैसे आया वो कैसे आया। और चलो अगर आता भी है तो हम तो बैठे ही है ना आपके लिए, जितना हो सके मेहनत करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन बच्चा, ऑनलाइन बंदा, एक ऑनलाइन बंदा क्या ही कर सकता है, जितना हो सके प्रोवाइड कर रहा है, वीडियो बना के रखा हुआ है आपके लिए यार, और क्या कर सकता है आपके लिए। लेकिन ये आपके हाथ में है कि उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द इंटरनेट, आप उसको यूटिलाइज अच्छी तरीके से करोगे तो अच्छा होगा, बुरा तरीके से करोगे तो बुरा ही होगा। ये चीज मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, ठीक है। अब आप मैथ्स देखोगे तो मैथ्स में जितना हो सके अलग अलग टाइप के सम्स को प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्या होता है मैथ्स में, जैसे मान लो मेजरमेंट चैप्टर है, मान लो आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, मान लो मेट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट्स है, मेट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट ऐसा चैप्टर है जिसका आपका पूरा बेस समझ के लोगे तभी 12th में काम आएगा, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोई भी चैप्टर हो गया, एक्स वाई जेड जो भी है आपके, तो उसको आप जितना हो सके हर एक टाइप के टॉपिक्स निकालो, उस टॉपिक में एटलीस्ट 2-3 टाइप के जो एग्जांपल्स है उसको निकाल को जितना हो सके प्रैक्टिस कर लेना। एंड बायोलॉजी में भी सेम, थ्योरेटिकल ज्यादा होता है, थ्योरेटिकल कांसेप्ट समझना और जितना हो सके उसको याद करो, रट्टा लगाओ। मतलब बायोलॉजी तो रट्टा लगाना पड़ता है क्योंकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं ना, उसके नाम होते हैं, ठीक है ना, जो भी होते हैं, किंगडम एनिमल या किंगडम प्लांटे या फिर जो भी है, उसको आपको समझ के चलना पड़ेगा। ओके, अब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो है मेरी तरफ से, इसको सुन लो ध्यान से, क्या बोल रहा हूं देखो, एक एक चीज को समझ, इसको देख लोगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो इलाबोरेट मैं कर रहा हूं इसको समझ लेना। व्हाइल स्टडीइंग रेफर नोट्स, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बोला, जब आप स्टडी कर रहे होंगे तब आपने इसके पहले भी, जैसे मैंने बोला कि जब आप वीडियोस देखोगे तो नोट्स बना के चलोगे, तो जब आप एक्चुअल में पढ़ाई करने बैठोगे, क्योंकि आप जब वीडियो देख रहे हो तो आपका वो एक्चुअल पढ़ाई नहीं है, वो आपका लर्निंग है। एक लर्निंग होता है और एक होता है स्टडी करना, ठीक है, या तो उसको याद करना, एग्जाम के लिए उसको याद करना। तो जब आप याद करने बैठोगे तो आप उस वीडियो को अगेन प्ले कीजिए, आपके सामने हेडफोन लगाओ, ईयरफोन लगाओ, मस्त कोने में जाओ, बिना डिस्टर्बेंस के जाओ और वो नोट्स निकालो। तो जब मैं बोल रहा हूं या फिर कोई भी पर्टिकुलर टीचर बोल रहा होगा, वो आपको पढ़ा रहा होगा, एट ए टाइम आपके पास नोट्स होंगे, तो जब आप वो नोट्स को भी रेफर करोगे तो आपको लगेगा यार ये टॉपिक कितना ईजी है और ऑलरेडी ये चीज मुझे आता है, और फिर आप उसके क्वेश्चन आंसर जगह पे लगाओ और उसको सॉल्व करो। मैथ्स है तो सॉल्व करो, बाकी चीजें हैं तो उसको रट्टा मारो, यानी याद करो उसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है वीडियो प्लस नोट्स का जो कॉम्बो स्टडी है, ये बहुत भयंकर है, जैसे मैंने बोला दोनों मिला के कर सकते हो। नोट्स मत सजाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे क्या करते हैं जब नोट्स बनाते हैं, मैंने आपको नोट्स मेकिंग टिप्स, मैंने जेआर टॉक्स हमारा चैनल है, उस पर कई सारे वीडियोस ऐसे बना के रखे,
तो जो नोट्स बच्चे क्या करते हैं ना, कलरफुल कलर रंग बिरंगा पेन लेंगे, खासकर लड़कियां, अगर मेरी बात सुन रहे हो लड़कियां तो प्लीज ध्यान से रखना कि यार आप लोग क्या करते हो ना, लाल पीला हरा नीला कलम ले लोगे, पेन ले लोगे, स्पार्कल पेन ले लोगे और उससे रंग बिरंगा नोट्स बनाओगे। किसको इंप्रेस करना है? कोई आपको देखेगा क्या नोट्स आपने बहुत खूबसूरत बनाया और आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देगा एग्जाम में? नहीं ना यार। तो प्लीज उतना ही नोट्स रफली बनाना जितना आपको समझ में आए। यूपीएससी में एक बच्चा, जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, और मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने 1 साल यूपीएससी का प्रिपरेशन इतना एफिशिएंट नहीं लेकिन किया, आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई। बहुत टफ होता है, लेकिन मैं फ्यूचर में, अभी मेरी एज सिर्फ 28 है, अभी भी मेरे पास 4-5 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा फ्यूचर में देने की। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं आपके लिए डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाने में लगा हूं, जेआर कॉलेज को बड़ा करने में लगा हूं, जेआर ट्यूटोरियल्स को हमने बड़ा किया है और बड़ा करना है यार। तो आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे मेहनत आपको कर रहे हैं ना, आपके लिए कर रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी चीज है। मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग ये वीडियो यहां तक पहुंचे ही नहीं होंगे देखने के लिए, पहले छोड़ के चले गए होंगे। तो जो छोड़ के चले होंगे उनको बहुत सारी चीजें मिस हो जाएगी यार। इतना शौक नहीं है मुझे भी कि यार एकदम चिल्ला चिल्ला के आपके लिए वीडियो बनाऊं। मैं भी चाहता हूं रेस्ट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्यों मेहनत कर रहा हूं? सो दैट यार आपको अपने लाइफ का कुछ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, जो नॉलेज है वो दे सकूं, बस वही एक मकसद है, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देना, ठीक है, हमारे बच्चों के लिए। तो वही चीज कर रहा हूं। तो नोट सजाओ मत, जितना हो सके रफली बनाओ ताकि खुद से समझ में आए। यूपीएससी में भी बच्चा वही बोला, जो बच्चा कुछ एआईआर सेकंड रैंक आया था उसका, वो बोलता है कि बहुत सारे लोग देखा मैंने नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन नोट्स उतना ही टाइम से बनाओ जितना आपको समझ में आ जाए, ताकि दूसरा भी कोई अगर आपका नोट्स चुरा भी ले उसको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आपको समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रुप स्टडी कर सकते हो बीच बीच में, बहुत सारे ऐसे, जैसे हम क्या करते थे इंजीनियरिंग के टाइम, हमने मैथ्स का एक ग्रुप बनाया था मैथ्स स्टडी करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ टॉपिक आता है, किनको कुछ। तो जब आप 4 लोग मिलकर ग्रुप स्टडी करोगे, ऐसे लोग को लेना जो पढ़ाई में सीरियस है, ऐसा नहीं कि ग्रुप स्टडी करने के बहाने कुछ और ही कर रहे हो, ठीक है। तो पढ़ाई करने वाले बच्चों को लेना ग्रुप स्टडी। किसी को कुछ आता होगा टॉपिक, वो आपको समझा देगा, आपको कुछ आता होगा वो उसको समझा देगा। ग्रुप स्टडी करोगे, एक दिन में 1-1.5 घंटा आप निकाल सकते हो ग्रुप स्टडी करने के। हर दिन नहीं करो, हफ्ते में 2-3 दिन बहुत हो गया। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, क्या करना होता है, कब करना होता है, कैसे करना होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको पिछले स्लाइड में कि टाइम टेबल बनाना, तभी तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये 2 से 3 इतना मुझे पढ़ना है, 4 बजे इतना करना है, अच्छा 5 बजे मुझे इधर जाना है, ये अच्छा ये करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट योर प्रायोरिटी। ये क्यों बोल रहा हूं? बहुत सारे अच्छे बच्चे होंगे जो 11th के बाद, जैसे मैंने बोला 12th स्टैंडर्ड के अंदर अंदर वो जेडब्ल्यू सीईटी या फिर नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको अपना प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट कुछ मिनट में मैंने आपको बताया कि सेट योर प्रायोरिटीज, कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे समझ जाएंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि बहुत सारे ऐसे चीजें होती है कि स्कूल में आप 100% अटेंडेंस देने की जरूरत है क्या वाकई में, तो वो भी आप डिपेंड करता है। ऐसा मैं किसी भी पर्टिकुलर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल के खिलाफ या फिर कुछ ऐसा कुछ बात तो कर नहीं रहा हूँ। मैं नॉर्मल चीज बोल रहा हूँ कि क्या आपको ये समझना है कि आप 100% मतलब हर दिन आप स्कूल जाओ, या फिर उसमें से 2-4 दिन आप लीव ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, और उसको आप अपने सेल्फ स्टडी में डाल सकते हो, जिससे आपके पढ़ाई इंप्रूव हो, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर हो, जिससे आपके परसेंटेज में इंक्रीज हो। तो कोई बुरा नहीं मानेगा। जैसे मैं खुद क्या करता था जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, या फिर क्योंकि देखो 12th तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था ये सब क्या होता है, हम जैसा पढ़ते थे वैसे ही पढ़ते थे, स्ट्रैटेजी वेटेजी नाम का कोई चीज नहीं होता था। लेकिन जब हम इंजीनियरिंग में आए तो हमको रियलाइज हुआ दुनियादारी। तो जब इंजीनियरिंग में आए तो बहुत सारे ऐसी बार होता था कि हम स्कूल जाते ही नहीं थे, मतलब जो कॉलेज होता था हम जाते नहीं थे। मतलब कम से कम अगर मान लो 10 दिन है तो 10 दिन में से मैं जाता था 6 दिन, क्योंकि 60% अटेंडेंस वाज कंपलसरी, तो 60% मैं अटेंडेंस कंपलसरी लगाता था, बाकी 3-4 दिन नहीं जाता था। लेकिन वो 3-4 दिन नहीं जाके मैं कहीं मंग मार के घूम नहीं रहा होता, मैं वो 3-4 दिन को अपने स्टडी में यूटिलाइज कर रहा होता था, और वो स्टडी को यूटिलाइज करके अच्छे मार्क्स इंप्रूव कर रहा होता था। तभी तो मैं सेकंड रैंकर बन पाया पूरे ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट, पूरे ऑटोमोबाइल में बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग में, पूरे उसमें सेकंड रैंकर स्कोर किया मैंने। लगभग पॉइंटर 9 पॉइंट के ऊपर पॉइंटर है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग का पॉइंटर सिस्टम होता है, परसेंटेज नहीं होता है। 10 में से 9 निकालना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपना प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा, वेदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू स्कूल, या फिर मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू नॉलेज, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। एंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की एबिलिटी डालो, हैबिट डालो, जितना हो सके पिछले 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ, कहीं से भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा, स्कूल में जाओ, लाइब्रेरी सेक्शन होता है उसमें से उठाओ, टीचर से मांग लो, क्लासेस जा रहे हो उधर से मांग लो, जो भी है वहां से मांगो, इंटरनेट से ढूंढो, हमको मिल जाएगा। उठाओ क्वेश्चन पेपर, सॉल्व करो। जितना सॉल्व करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स जो रिपीटेड बार बार हुए एक पैटर्न में, उसको आप याद करोगे तो आपके डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाएंगे, आप अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब मैं कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट चीज भी बताना चाहूंगा, जो कि है हमारा क्या, हाँ ये चीज हो गया, हाँ ये हो गया। अब देखो, हाँ हमारा अगला साइड ये रहा। अगला साइड 50 डे स्ट्रैटेजी, जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे पास सिर्फ 50 दिन मिल रहे हैं, तो 50 दिन में से 10 से 15 दिन तो साइड में निकाल देना। जैसे अभी मैंने बोला ना दोस्तों आप लोग को यहाँ पे कि हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं, 50 दिन बच रहे हैं। फाइनल एग्जाम 25 जनवरी से लेकर लगभग 15 मार्च तक 50 दिन के आसपास है। 50 का 50 दिन पढ़ोगे नहीं, उसमें से रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। बच्चे रिवीजन नहीं करते, हाथ से निकल जाता है, चीजें याद ही नहीं आता एग्जाम में। तो एटलीस्ट एग्जाम्स के बीचों बीच जो छुट्टी मिलती है, मतलब मान लो फिजिक्स है 15 तारीख को फिजिक्स है मान लो,
उसके बाद 18 तारीख को केमिस्ट्री होगा, तो इसके बीच में कितना दिन मिल गया, 3 दिन। तो ये 3 दिन प्लस जो पहले का 10-15 दिन पहले पढ़ के रखा है, ये इसको आप यूटिलाइज करो। यूटिलाइज कैसे करना है बहुत सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए टाइम है फाइनल एग्जाम्स के लिए, तो प्रॉपर और भी बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा, ठीक है। फिजिक्स 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर कितना दिन दोगे, अभी आपके पास टोटल 50 दिन थे, 50 में से आप माइनस कर दो 10 दिन, 50 में से 10 दिन माइनस करो रिवीजन का, तो कितना बच गया 40 दिन। 40 दिन आपको स्टडी करना है। अब ये 40 दिन में आप डिवाइड कैसे कर सकते हो, फिजिक्स में 14 तारीख है, अब 4 सब्जेक्ट है ना मेन, तो अगर आप बायोलॉजी को 10 दिन दे दो, मैथ्स 1 को 5 दिन, मैथ्स 2 को 5 दिन दे दो, और इसको 10 दे दो, इसको 10 दे दो, कुल मिला के कितने हो गए, 40 दिन हो गए। देखो है कि नहीं, 40 दिन। तो इस प्रकार से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा चैप्टर कितने दिन लेने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सबके अलग अलग होंगे। मैं कुछ इसमें कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हर बच्चे का कैपेबिलिटी अलग होता है। कोई एक चैप्टर एक दिन में कर सकता है, कोई 2 चैप्टर एक दिन में कर सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ सिलेबस की बातें कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 11 फिजिक्स है हमारा, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये आपका सिलेबस है 11 फिजिक्स का। तो 11 फिजिक्स में टोटल देर आर 14 चैप्टर, माफ करना 14 चैप्टर है। अब इसमें से कई सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हमारे मेन चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी आपको देखने मिल जाएगा। अगर आप सर्च करोगे, हमारा जो मेन चैनल है जेआर ट्यूटोरियल्स, जिसपे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है दोस्तों, ये तो हमारा बेस है ना, यहीं से शुरुआत की थी हमने। जेआर कॉलेज क्यों सेपरेट किया, क्योंकि क्या सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉलेज पढ़ाना था इस पे, कॉलेज पे, जेआर कॉलेज पे। तो हमारा ये नया चैनल है जेआर कॉलेज, सिर्फ 6 to 7 मंथ हुए जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, जिस दिन ये वीडियो जा रहा है उस दिन, ठीक है। और यहाँ पे 1 लाख कंप्लीट कर दिया आपने, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी, क्योंकि आप हमारे अंदर कुछ तो देख रहे होंगे, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं, तभी तो आप हमें सपोर्ट कर रहे होंगे, और आगे और मेहनत करेंगे। ये हमारा 5% भी नहीं है, क्योंकि हमारा आधा टाइम इसमें जाता है, आधा से ज्यादा टाइम जेआर ट्यूटोरियल्स पे जाता है, तो ये हमारा 5% भी एफर्ट नहीं है, लेकिन हम एफर्ट इंक्रीज करेंगे, और ये आपके सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल है। तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, ठीक है। देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मैथमेटिकल मेथड्स, ये 2 चैप्टर इतने इजी चैप्टर है कि यार यहाँ आप स्कोर कर सकते हो। चलो मैं अगर बात करूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका मिड टर्म एग्जाम बीत गया होगा, सोचेंगे तो आगे के चैप्टर्स आगे, तो मतलब मैं बताना चाहूंगा ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स हमारे संजीव सर ने भी पढ़ा रखा है। मतलब मेरे लेक्चर्स भी आपको जेआर ट्यूटोरियल्स पे मिल जाएंगे, लेकिन जेआर कॉलेज पे हमने फिजिक्स सब्जेक्ट को दे रखा है हमारे संजीव सर को। संजीव सर फिजिक्स एक्सपर्ट है, 11th एंड 12th दोनों को फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप चेकआउट करना, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे व्यू है, लाखों में व्यूज हैं कई सारे चैप्टर्स के ऊपर, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स में, तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, अब बात कर लेंगे केमिस्ट्री की। तो 11th केमिस्ट्री मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप देखोगे 11th केमिस्ट्री इसके पहले भी हमने पढ़ाया हुआ है बहुत सारी चीजें। तो जेआर कॉलेज पे अगर आप देखोगे, तो मैं अभी फिलहाल में मैंने जो नया बैच हमारा विराट बैच चल रहा है किस पे, जेआर कॉलेज पे, तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया, और कई सारे चैप्टर, जैसे फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं, ये हमने कर दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर, मैंने स्टार्ट कर रखा है, 14 चैप्टर, 15 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया, और ऐसे कई अनगिनत चैप्टर्स हमने स्टार्ट कर रहे होंगे। और मुझे पता है थोड़ा सा लैग हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोग अगर साथ दोगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आएंगी। बहुत सारे बच्चे का ये था कि रिडक्स रिएक्शन स्टार्ट कर दो, ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हम लोग फास्ट के तौर पर करेंगे, तो आप लोग बस बने रहना। इसके अलावा मैथ्स 1 यहाँ पे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, चाहे इसके हमने बात किया, एक चैप्टर शायद नौशाद सर ने पढ़ाया था, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन आपको मिल रहा होगा, और ये बहुत जल्दी 2-3 मंथ के अंदर, मतलब आपका लगभग जनवरी फरवरी के अंदर आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, मतलब फाइनल एग्जाम्स के लिए आपके पास पूरा सिलेबस प्रेजेंट होगा। मैथ्स 2 की बात करें, मैंने भी कुछ चैप्टर्स पढ़ाया, नौशाद सर भी पढ़ाया, पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी के चैप्टर्स आप देखोगे तो सब नौशाद सर फटाफट पढ़ा रहे। आई गेस ये चैप्टर भी हो गया उनका पढ़ा के, बस लिमिट्स कंटिन्यूटी बाकी है, तो वो भी चुटकी बजाते उनका कंप्लीट हो जाएगा। एंड बायोलॉजी की बात करें, मैं खुद यहाँ पे आपके लिए पढ़ा चुका हूँ बायोलॉजी, पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स लिए हैं, और बाद में नया बैच जो चल रहा है उसमें अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सर बायोलॉजी के एक्सपर्ट, बहुत सारे चैप्टर्स उनके कंप्लीट हो गए, सेल डिवीजन फिलहाल उन्होंने शायद कंप्लीट किया अभी, तो आप प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इसके पहले के सभी चैप्टर्स हो चुके हैं, और आगे के भी कई सारे चैप्टर के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे, बस आप सर्च करो जो चैप्टर पढ़ना है। देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप यहां तक पहुंच गए, मुझे पता है 28 मिनट आपने मुझे देखा, लेकिन अगर अभी तक यहां तक पहुंच गए, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है ना, मैं सिंपल बोलता हूं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, बायो, आप उस चैप्टर का नाम डालिए, आगे जेआर ट्यूटोरियल्स या फिर जेआर कॉलेज टाइप कीजिए, आपको हमारे वीडियोस कहीं ना कहीं सर्च सेक्शन में मिल जाएगा, आप बस उसको देखना मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने का हमारे चैनल के थ्रू से, या फिर दूसरा तरीका है कि हमारे चैनल के अंदर आइए, चाहे जेआर ट्यूटोरियल्स चाहे जेआर कॉलेज के अंदर, और प्लेलिस्ट में जाना, जो भी आपका स्टैंडर्ड है, मान लो 11 स्टैंडर्ड है आपका, तो 11 स्टैंडर्ड में जाना, और फिजिक्स का जो प्लेलिस्ट रहेगा, फोल्डर रहेगा, उसमें जितने भी लेक्चर्स है वो आपको देखने मिल जाएंगे, आप उसको एक एक करके ओपन करके देख सकते हो। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से टिप था, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही था दोस्तों आज का एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो, आपके डिमांड के कारण हमने ये वीडियो बनाया। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो डिमांड आपने ही किया था, हमने इतना मेहनत करके और ये बेहतरीन तरीके से जो स्ट्रैटेजी प्रोवाइड किया, ये आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करके बताओगे। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, वीडियो को लाइक करना, और जितना हो सके फैलाओ। मैं चाहता हूं ये वीडियो आग की तरफ फैले अपने सभी 11वीं के साइंस के छात्रों तक, ताकि यार मैं दिल से अंदर से खुशी और प्राउड महसूस कर सकूं कि यार जो मैंने मेहनत किया है ना, वो सही हाथों में जा रहा है। तो ये आपके हाथ में, तो प्लीज शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों को, बोलना एक बार जरूर से इसको ओपन करके पूरा वीडियो देखे, चाहे थोड़ा बढ़ा के देखे स्पीड को, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस फिर आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।